गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी बच्चों का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, दोपहर के 12 बज चुके हैं और हमारी जो सामाजिक विज्ञान की क्लास है, जिसमें हम इस समय भारत की मैपिंग के बारे में बहुत सारी चीजें देख चुके हैं या देखने वाले हैं। बिल्कुल लगातार हमारी क्लासेस जा रही हैं आप लोगों के लिए, और इस मैपिंग वाली सीरीज में मेरे ख्याल से मुझे लगता है 2 से 3 क्लास और बाकी हैं। उसके बाद फिर हम इस मैपिंग वाली सीरीज को खत्म कर देंगे। फिर हम कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए इतिहास विषय शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम उनको पढ़ाएंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो अभी फिलहाल 2 से 3 क्लास हमारी इसी मैपिंग वाली सीरीज में बची हुई हैं, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद सीधे हम फिर कक्षा 9 वाले विद्यार्थियों के लिए इतिहास विषय और कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए भी किसी नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं, भारत के जलप्रपात के बारे में देखने वाले हैं। सर, जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात अभी हम आपको समझाएंगे। मैं आपसे बार-बार कहता हूं कि कुछ किसी भी चीज की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उस देश के अर्थव्यवस्था में उनका बहुत ही योगदान रहता है। जैसे कि नदियां, झीलें और आपके डैम हुए, या बहुत सारी परियोजनाएं हुई, या ये जलप्रपात वगैरह हुए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो किसी न किसी देश की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बहुत सारा रहता है। जलप्रपात जो होते हैं वो पर्यटन स्थल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत ही पर्यटक वहां पर देखने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हाँ जी, चलिए सभी बच्चे आ जाइए। हाँ, जल्दी फिनिश कर दो सर। हाँ बेटा, हम बिल्कुल जल्दी फिनिश करने का प्रयास करेंगे। आप सभी बच्चे आ जाइए, वीडियो को लाइक करते रहिए और सेशन को शेयर करते रहिए, ताकि और भी बच्चे हैं जिनको पता नहीं है अभी तक की क्लासेस हमारी मैपिंग वाली सीरीज वाली यहाँ चल रही है, तो उनको भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जल्दी आ जाइए आप सभी लोग। कहाँ गए सब लोग? कहाँ हैं सारे के सारे लोग? आईपीएस वगैरह कोई दिखाई नहीं दे रहा। जय हिंद सर, विवंश, रघु, बिल्कुल। जय हिंद बेटा, जय हिंद। सभी बच्चों को जय हिंद। जल्दी आ जाइए, फिर मैं अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट करूंगा, और बहुत ही रोचक क्लास होने वाली है। आज मैं आपको ऐसे ऐसे जलप्रपात के बारे में बताऊंगा, आपको सुनकर बहुत हंसी आएगी। क्या सर, भारत में ऐसे भी जलप्रपात हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे जलप्रपात के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ प्रमुख जलप्रपात के बारे में बताऊंगा, सारे जलप्रपात आपको मैं नहीं बताऊंगा। हाँ शिवांगी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। अमित, बिल्कुल बेटा, रिप्लाई दे रहे हैं, दे तो रहे हैं, हमने आपका कमेंट्स पढ़ लिया है। जल्दी आ जाइए। आलोक सिंह यादव, हाय बेटा, हाय। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि सर ये जलप्रपात होता क्या है, इस शब्द को जरा हम कैसे समझें। चलिए हम इस शब्द को समझाने का प्रयास करते हैं, फिर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। जलप्रपात, जलप्रपात, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, जलप्रपात का संबंध कहीं ना कहीं जल से अवश्य होगा। नाम के आगे जलप्रपात लगा है। सर रिप्लाई दीजिए। हाँ बेटा, पूछिए। तो देखिए, जलप्रपात क्या होता है? नदियों का पानी किसी पर्वत या पठार से, यानी ऊंचाई से जब गिरता है, नदियों का पानी जब किसी पर्वत या पठार से ऊंचाई के साथ गिरता है, तो उसको हम लोग जलप्रपात के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जलप्रपात के नाम से। यानी नदियां बहती हुई अपने पानी को क्या करती है? ऊंचाई के साथ गिराती है, उसको हम लोग जलप्रपात के नाम से जानते हैं। शायद आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये जलप्रपात क्या है क्या नहीं। इस शब्द को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। जैसे कि नदी कोई बहती हुई जा रही है, अचानक से क्या हुआ, उसका जो ढलान है पहाड़ से नीचे की ओर आ गया, तो उसका पानी गिरने लगेगा ना, झरना टाइप का, तो उसको बोलते हैं हम जलप्रपात के नाम से हम लोग जानते हैं। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, शिवांगी जी कह रही हैं सर स्कूल ओपन हो गए हैं तभी नहीं आ रहे हैं सर बच्चे। अच्छा, हाँ हो सकता है बहुत बड़ा प्रभाव हो, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं तो शायद बच्चे अपनी क्लासेस में, बहुत दिन बाद स्कूल खुले हैं तो उनको स्कूल जाने का शौक है, तो सिर्फ वहाँ बिजी हो। और आप जानते हो वहाँ फोन ले जाना अलाउ नहीं होता, तो हमारे जो रेगुलर बच्चे हैं वो शायद नहीं आ पा रहे हैं। चलिए हम देख लेंगे, टाइम टेबल अपना बना लेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम टाइम टेबल अपना चेंज कर लेंगे। जाने सर, जाने जाने साइंस। आलोक सिंह, क्या कहना चाहते हो? चलिए, तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अंशिका शुक्ला, गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, गुड आफ्टरनून हो चुका है, 12 से ज्यादा बज चुके हैं अब।
तो अंशिका शुक्ला आप समझ चुके होंगे। चलिए सबसे पहले हम भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात के बारे में जानेंगे। ये हमने आपको जलप्रपात की परिभाषा बता दी कि सर कैसे समझने का प्रयास करें। देखिए यहां पर एक जलप्रपात है सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये ध्यान रखना सहस्त्रधारा जलप्रपात ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। बच्चों आपको जानकर यकीन नहीं होगा, ये जो जलप्रपात है सहस्त्रधारा जलप्रपात है बेटा, ये इससे जो इस जलप्रपात में नहा लेता है, इसके पानी से जो नहा लेता है, उसके जो चर्म रोग वगैरह होते हैं, स्किन के जो रोग होते हैं, ऐसा माना जाता है वह सारे रोग सही हो जाते हैं। यानी कि यदि आपको लगता हो आपके जानने वाला कोई ऐसा हो जिसको कोई स्किन का प्रॉब्लम है, चर्म रोग से पीड़ित है, यदि उसको कोई ऐसी शिकायत है तो वह उत्तराखंड के सहस्त्रधारा जलप्रपात में एक बार नहा ले। ऐसा माना जाता है बेटा कि यहाँ पर त्वचा संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो सही हो जाते हैं इस जल से नहाने के बाद, ऐसा माना जाता है। हालांकि मैं कभी गया नहीं वहां पर, लेकिन ऐसा माना जाता है, तो हो सकता है ऐसा हो। अब ये क्या रीजन है क्या रीजन नहीं है, इसके पीछे ये साइंस का लॉजिक है, तो उसे हमें नहीं समझना। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि भारत में एक ऐसा भी जलप्रपात है जो जिसको चर्म रोग वगैरह हो जाते हैं, त्वचा संबंधी रोग हो जाता है, तो इसके नीचे जो नहा लेता है वह बिल्कुल ठीक हो जाता है, ऐसा माना जाता है। अंशिका शुक्ला नहीं सर गलती से क्लिक हो गया, कोई बात नहीं। मनोज कुमार चौरसिया गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए तो हाँ प्रिंस बिल्कुल टाइम चेंज कर लेंगे, तो उनको भी है वो नहा ले जाके। हाँ जिसको भी अगर चर्म रोग संबंधी कोई परेशानी हो, कैसी चर्म रोग जानते हो, त्वचा से संबंधित जैसे दाद खाज खुजली वगैरह जो हो जाती है, यानी स्किन से यानी त्वचा से संबंधित रोग होते हैं, तो ऐसा माना जाता है इस जलप्रपात में जो नहा लेता है जाके, इसके नीचे जाके जो बैठ जाता है और अच्छे तरीके से नहा लेता है, तो उसके सारे चर्म रोग या स्किन से संबंधित जितने भी रोग हैं वो बिल्कुल सही हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक, तो आप समझिएगा यदि किसी को है आपके जानने वाले में तो उसको सलाह दे दीजिएगा। हालांकि डॉक्टर का भी इलाज करवाता रहे, हो सकता है इसके नहाने से सही हो जाए। ये अंधविश्वास भी हो सकता है, इसका साइंटिफिक रीजन होगा वो अलग तरीके से होगा, वो कभी हम फिर चर्चा करेंगे। हो सकता है बेटा ऐसा हो क्योंकि उत्तराखंड से क्या है बहुत नदियां आके निकलती हैं, तो कौन सी नदियां हैं उत्तराखंड में जो बहती हैं, जो हिमालय से आके निकलती हैं। कौन सी नदियां? हिमालय से। हो सकता है कि कुछ ऐसे केमिकल वगैरह होते हों जो हमारी त्वचा की जो जितने भी प्रॉब्लम है उनसे सारी प्रॉब्लम सही हो जाती हो। आपने सुना है कि जो गंगा जी का पानी होता है जिसको हम गंगा जल बोलते हैं, गंगा जल को कितने भी दिन रख लीजिए आप खराब नहीं होता। अमूमन साधारण पानी आप बोतल में भर के रख लीजिएगा वो खराब हो जाएगा, लेकिन जो गंगा मैया का पानी है जिसे हम गंगा जल बोलते हैं, उसको यदि हम अपने पूजा के कमरे में रख लेते हैं, आपने देखा भी होगा, तो वो खराब नहीं होता। तो इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि जो हमारी जो गंगा जी हैं पर्वतों से होके हिमालय से होके निकलती हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल मिनरल्स वगैरह होंगे जो उस पानी को खराब नहीं होने देते होंगे। तो ऐसे ही जो ये सहस्त्रधारा जलप्रपात है, इसके साथ भी ऐसा ही होता होगा, जो चर्म रोग है वो सारे सही हो जाते होंगे। मेहर गौतम गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। प्रिंस कुमार इवनिंग क्लास कीजिए ना। हाँ बेटा हम कर रहेंगे, बिल्कुल करेंगे, टाइम सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए गुड आफ्टरनून मेहर, गुड आफ्टरनून। ठीक, तो ये हमारा सबसे पहले सहस्त्रधारा जलप्रपात हुआ जो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा मेन है हमारा चूलिया जलप्रपात। कौन सा? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात। देखिए बच्चों इसके बारे में बताऊं, अभी कल परसों एसएससी की परीक्षा हो रही थी, एसएससी सीजीएल की परीक्षा हो रही थी, अभी शायद 24 को खत्म हो जाएगी। उसमें यह पूछा गया था कि जो चूलिया जलप्रपात है ये भारत के किस राज्य में है। डायरेक्ट प्रश्न आ गया था एसएससी सीजीएल में, तो ध्यान रखिए चूलिया जलप्रपात है ये आपके राजस्थान में देखने को मिलेगा, चंबल नदी पर। कहां पर? चंबल नदी पर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। आप कभी जाइएगा राजस्थान में तो इसको वहां पर चंबल नदी पर देख सकते हो। कौन सा? चूलिया जलप्रपात। ध्यान रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे, खासकर कंपटीशन परीक्षा के लिए। आप कंपटीशन नहीं देने जा रहे हो,
आपको तो एक सामान्य नॉलेज के लिए ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। ध्यान रख लीजिए, जो चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर, राजस्थान में देखने को मिल जाएगा आपको। इंद्रजीत चौहान, गुड आफ्टरनून सर, लाइव क्लासेस कब से कराते हैं? बेटा इंद्रजीत, लाइव क्लासेस ही हमारी 12 बजे से चल रही है, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमारे स्कूल ओपन हो गए हैं, तो इस टाइम को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हम इस पर विचार करेंगे और जल्द ही 2 से 3 दिन में हम इस टाइम को चेंज भी कर देंगे, ताकि सभी बच्चे इस क्लास का आनंद उठा पाएं। वैसे 12 बजे हम लोग अपनी क्लास लेते हैं। चलिए, तो ये दूसरा हो गया हमारा चूलिया जलप्रपात। अब देखिए, एक जलप्रपात है मध्य प्रदेश में, एक नहीं वैसे कई सारे हैं, लेकिन हम दो महत्वपूर्ण जलप्रपात के बारे में बात करेंगे। ये है आपका धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार। ओ माय गॉड, नाम से ही पता पड़ रहा है, धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, और किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी आपने देखा होगा, अमरकंटक से निकलती है। तो जो धुआंधार जलप्रपात है, ये कहां पर पड़ता है आपका? ये भी आपका नर्मदा नदी पर आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में। कहां पर? नदी के बारे में आपको याद रहे ना रहे, लेकिन आप थोड़ा इसके बारे में पता कर लीजिए कि धुआंधार जो जलप्रपात है वह कहां है? मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर। उसके नीचे एक और पड़ता है कपिल धारा। कौन सा? कपिल धारा। ये भी मध्य प्रदेश में है। कपिल धारा ये भी कहां है? ये भी मध्य प्रदेश में है। दोनों आप याद रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात, ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। हाँ, मनोज कुमार चौरसिया, सर मॉर्निंग में कर दीजिए। हाँ बेटा, हम प्रयास करेंगे, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे मॉर्निंग में करने का। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा टाइम रख लेंगे जिससे सभी बच्चे क्लास को देख पाएं। चलिए, तो ये क्या होगा? कपिल धारा। अब एक और पड़ता है आपका हुंडरू जलप्रपात। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात ये आपको मिलेगा झारखंड में। कहां पर बेटा? झारखंड में। और किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर ये आपको देखने को मिलेगा। किस पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी पर आपको हुंडरू जलप्रपात, जिसे झारखंड में माना जाता है ही है, वो आपको स्वर्ण रेखा नदी पर देखने को मिलेगा। हाँ बेटा, हम करेंगे, बिल्कुल मॉर्निंग में करने का प्रयास करेंगे। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो ये हुंडरू जलप्रपात आपका झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर देखने को मिल जाएगा। यहां पर वैसे साउथ ईस्ट में, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारे जलप्रपात हैं, बहुत सारे जलप्रपात हैं, लेकिन यहाँ हमने एक ही जलप्रपात को लिया है, जिसका नाम है एलिफेंटा जलप्रपात। कौन सा? एलिफेंटा जलप्रपात। ये पड़ता है आपका मेघालय में। कहां मिलेगा आपको? मेघालय में। मेघालय में एलिफेंटा जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे और है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे हैं, लेकिन इसको याद रखिए। इसको पता है क्या बोला जाता है? हाथी जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। हाथी जलप्रपात के नाम से भी इसको, एलिफेंटा को जानते हैं। एलिफेंट में क्या होता है? हाथी, समझ लीजिए, याद रख लीजिए। अंशिका शुक्ला, ना सर इवनिंग में करिएगा प्लीज। हाँ, हम देख लेंगे बेटा, जो टाइम स्लॉट हमें दिखेगा, सही समय मिलेगा, हम उस पर रख लेंगे, क्योंकि शाम में हमारी अमूमन पैड वाली क्लासेस होती हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो वहां पर समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए सही चीजें रखेंगे। हाँ, मेघालय में एलिफेंटा, उसके बाद हुंडरू झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर। आ जाइए, उसके बाद यहां पर पड़ता है आपका जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत का। गलसप्पा करके भी बोलते हैं इसको, महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। ये पड़ता है आपका, यहां मैं लिख देता हूं, जोग जलप्रपात। जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात बहुत ही फेमस है। महात्मा गांधी जलप्रपात ये पड़ता है बेटा आपके कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में।
और कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, शरावती नदी पर ध्यान रखिएगा। शरावती नदी पर पड़ता है आपका जोग या गलसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, तीनों नाम इसी के हैं, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पंकज बघेल सर आई एम न्यू। तन्नू कुमारी गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ सर जी मॉर्निंग में ठीक रहेगा। हाँ बेटा हम देखते हैं, मॉर्निंग में सही रहेगा तो मॉर्निंग में रख लेंगे, और यदि इवनिंग में सही रहेगा तो इवनिंग में देख लेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पर एक और पड़ता है दूध सागर। कहाँ पड़ता है बेटा? ये गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। कहाँ पर? गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। इसको बोलते हैं दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर, दूध सागर जलप्रपात, यानी कर्नाटक और गोवा के कहां पर है? ये बॉर्डर पर है, मांडवी नदी पर स्थित है। ये ध्यान रखना, मांडवी नदी पर स्थित है। जितने भी पॉइंट मैं बताता जा रहा हूं आप याद कर लीजिए। मोहनलाल गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक, चलिए एक और पड़ता है यहां पर शिव समुद्रम। कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात। वैसे तो बहुत सारे हैं, हमें सभी के बारे में नहीं पता करना। शिव ये पड़ता है बेटा आपका, ये कर्नाटक में पड़ता है, और ये देखने को मिलेगा आपको कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर देखने को मिलेगा शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं, वैसे और भी हैं, बहुत सारे हैं, पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, आपको नहीं पढ़ने। हाँ जैसा सर आपको ठीक लगे। हाँ बेटा हम बिल्कुल बिल्कुल टाइम चेंज कर लेंगे, और देखते हैं क्या हो सकता है अच्छे से अच्छा आप लोगों के लिए, उसको करने का हम लोग प्रयास करेंगे। बताइए यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अमित कुमार हाय हाय, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। हाँ शिव समुद्रम पड़ता है बेटा कावेरी नदी पर, और कर्नाटक में देखने को मिलेगा। देखिए बेटा आप सोचोगे मास्टर आपको, मतलब सर आपको इतनी सारी चीजें याद कैसे रहती हैं? क्या खाते हो? कौन सी विटामिन की गोली खाते हो, या कोई ऐसी टैबलेट आती है जिसको खाने के बाद सारी चीजें याद रखी जा सकती हैं? आपके दिमाग में ये प्रश्न अवश्य उठता होगा कि पता नहीं मास्टर कौन सी टैबलेट खाते हैं, ये किस चक्की का आटा खाते हैं, उनको इतनी सारी चीजें कैसे याद हो जाती हैं? बहुत कठिन कठिन बातें वो याद रख लेते हैं। तो बेटा सामाजिक विज्ञान की यदि मैं बात करूं तो सामाजिक विज्ञान में बार बार बोलता हूं मैपिंग का खेल है। मुझे सामाजिक विज्ञान 50 से 70% मैप के जरिए से याद है, मुझे रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप मुझसे कहोगे ना कि सर धुआंधार जलप्रपात कहां पर है, मेरे दिमाग में चित्र बन जाएगा, मैप बन जाएगा नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश का। जैसे ही आप बोलोगे कि सर कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है, जैसे ही आप प्रश्न करोगे मेरे दिमाग में चित्र बन जाएगा, मध्य प्रदेश में है कपिल धारा। हुंडरू जलप्रपात जैसे ही आप बोलोगे मेरा दिमाग ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा, ऑटोमेटिक बिल्कुल, कि ये हुंडरू झारखंड में मिलता है देखने को। सहस्त्र धारा जैसे ही आप बोलोगे सहस्त्र धारा, मेरे दिमाग में आ जाएगा उत्तराखंड की बात हो रही है, यानी यहाँ पर चर्म रोगों का इलाज होता है। कहने का मतलब मुझे सारी चीजें मैपिंग के जरिए से याद रहती हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं जितनी प्रैक्टिस हो सके मैप की प्रैक्टिस कीजिए। आप किसकी? मैप की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे पता है भारत के नक्शे में गोवा कहां पड़ता है, मुझे पता है भारत के नक्शे में मध्य प्रदेश कहां पड़ता है, मुझे पता है भारत के जो 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है वो कौन कौन से हैं। रटता नहीं हूं मैं, क्या क्या रटूंगा आप भी समझिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे पता है जो कर्क रेखा है बीचा बीच से जाती है, उस कर्क रेखा के निकलने के समय कौन कौन से राज्य पड़ते हैं ये भी मुझे पता है। अब इसमें रटने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मुझे मैप के बारे में जानकारी है, मैप पढ़ता हूं मैं, मैप को याद कर रखा है मैंने। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं बच्चों कि आप मैप देख लीजिए, मैप अपने कमरे में लगा लीजिए, ज्यादा महंगा नहीं आता, 20-20 रुपए के आते हैं। देखिए इससे क्या है, आप कहोगे सर हमें तो आप आईएएस बना के ही मानोगे। बेटा आईएएस भी बनोगे एक दिन, क्यों परेशान है, लेकिन हमें पढ़ाई करनी है स्मार्ट तरीके से, हार्ड वर्क के साथ साथ। तरीका कौन सा होना चाहिए? स्मार्ट तरीका होना चाहिए। हमें भीड़ की तरह नहीं पढ़ना कि लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं, रटते रहते हैं सारी चीजों को।
नहीं, हमें कुछ अलग तरीके से पढ़ना है ताकि हम कम ताकत लगाकर कम समय में बहुत ज्यादा चीजें परमानेंट तरीके से याद रख पाएं। ये हमारा आपसे दावा है। आप मैप उठा लीजिए। आप मुझसे पूछोगे कि सर भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? मेरे दिमाग में, मतलब मैं चाहते हुए भी, मैं नहीं चाहूं फिर भी मेरा दिमाग कैप्चर कर लेता है कि जो सामने वाला है ये प्रश्न पूछ रहा है, ये कहाँ है, क्या है इस प्रश्न की औकात। मैं चाहूं भी ना, मैं अपना ध्यान कहीं और लगा लूं और आप मुझसे प्रश्न पूछ लीजिए कि सर भारत का पश्चिमी राज्य कौन सा है, मेरा दिमाग समझ जाएगा कि ये क्या पूछ रहा है। तुरंत मेरा दिमाग पहुंच जाएगा गुजरात पर। गुजरात पर अपने आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, क्योंकि जो दिमाग है, मेरा मस्तिष्क है, इसको आदत लग गई है मैप की, मैप के जरिए से पढ़ने की। अंशिका शुक्ला, हमने लगा लिया है सर। हाँ बिल्कुल, अंशिका शुक्ला, हाँ। स्मार्ट सर के स्मार्ट स्टूडेंट। नहीं अंशिका जी, हम स्मार्ट तो खैर नहीं है। स्मार्ट होते तो पता नहीं हमारा क्या होता, कौन कौन होता हमारे साथ में, कौन कौन नहीं होता। आप समझ सकते हो हम स्मार्ट नहीं है, इसलिए हम आपसे कहेंगे आप पढ़िए, आराम से पढ़िए, और कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हम हैं तैयार बताने के लिए। हाँ, अरुणाचल प्रदेश पूर्वी है। तो ये सारी चीजें मैप के जरिए से क्लियर हो सकती हैं। भारत में कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, भारत में कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, भारत का आप मैप पढ़ लीजिए, उसमें एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से क्या है क्या नहीं, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। सर मैप में डायरेक्शन बता दीजिए। अच्छा, चलिए, आपको डायरेक्शन का अगर ज्ञान नहीं है तो ये भी हम आपका डाउट क्लियर करते हैं। देखिए, पहले समझ लीजिए दिशाएं कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, जहां से सूर्य उगता है उसको हम पूर्व बोलते हैं, और जहां पर छिपता है उसको पश्चिम बोलते हैं। इतना तो आपको शायद पता होगा। इसको बोलेंगे उत्तर और इसको बोलेंगे दक्षिण। आज आप क्या काम करिएगा, आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आज अपने प्रयास से आप दिशाओं का ज्ञान करने की कोशिश करिएगा। दिशाओं का ज्ञान अपने आप से, बैठ के एक जगह 5 से 10 मिनट बैठ जाना कहीं शांत जगह, और दिशाओं की प्रैक्टिस करना कैसे सर ने बताई थी। देखिए, ऐसे खड़े हो जाइए, जहां से सूर्य उगेगा, सूर्य निकलेगा जहां से, वह दिशा पूर्व वाली होगी, ईस्ट वाली होगी। आंख बंद करके आप बता दीजिएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। जहां से सूर्य उगता है उसको हम पूर्व बोलते हैं, और जहां पर छिप जाएगा उसको हम पश्चिम बोलेंगे, यानी हमारी पीठ के पीछे छिपता है। देखिए मैं खड़ा हूं ऐसे, तो जरा मेरी डायरेक्शन देखिए, मेरे सामने की ओर पूर्व दिशा है, मेरे सामने की ओर पूर्व दिशा है। क्यों? क्योंकि यहां से सूर्य निकलता है। अब सूर्य छिपेगा कहां? मेरे पीछे जाके, ऐसे मेरे सिर पर सूर्य ऊपर आएगा तो ये दोपहर हो जाएगी, और ऊपर से ऐसे निकल जाएगा तो ये शाम होने लगेगी। तो जो सूर्य छिपेगा, सूर्यास्त होगा, उसको हम लोग पश्चिम दिशा के नाम से जानते हैं। अब जो मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट, जैसे डेढ़ा हाथ बोलते हो आप, बायां वाला, इधर क्या होगा? इधर उत्तर दिशा होगी। क्या होगा? इधर उत्तर दिशा होगी। और जो मेरा सीधा हाथ है, दायां हाथ है, उसको दक्षिण दिशा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मैं जो खड़ा हुआ हूं, बिल्कुल सही तरीके से खड़ा हुआ हूं। मेरे सामने है पूरब दिशा, मेरे लेफ्ट साइड में है उत्तर दिशा, मेरे राइट साइड में है दक्षिण दिशा, और मेरे पीठ के पीछे है पश्चिम दिशा। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। हाँ सर, यूपी में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछ ले बेटा कि कोई वस्तु यहां पर रखी हुई है, कोई वस्तु यहां पर रखी हुई है, तो ये किस दिशा में है? आप कहोगे सर ये पूरब की दिशा में नहीं है, ये उत्तर की दिशा में नहीं है, तो आप कहोगे ये बिल्कुल उत्तर पूर्व के बीचा बीच में है। इसको बोलेंगे हम उत्तर पूर्वी दिशा। क्या? उत्तर पूर्वी दिशा बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? पूर्वी उत्तर या उत्तरी पूर्वी दिशा बोलेंगे। अगर कोई वस्तु यहां रखी हुई है तो इसके बीच की हो जाएगी पूर्वी दक्षिण, दक्षिण पूर्वी से बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? दक्षिण पूर्व दिशा में है ये, दक्षिण पूर्व दिशा में है। अगर कोई वस्तु यहां पर रखी है तो ये क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप दिशाओं का ज्ञान सही से सीख पा रहे होंगे। और यदि कोई वस्तु यहां रखी है तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप सभी लोग दिशाओं के बारे में पहले से जानते होंगे। यदि नहीं पता तो आप सीख लीजिए दिशाओं का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है।
वैष्णवी, हाँ। सूर्यांश राय, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। कोई बात नहीं, लेट नहीं हुए, कोई बात नहीं। हाँ, तो मेरे ख्याल से आप दिशाओं का ज्ञान काफी अच्छे तरीके से आप कर लीजिए, क्योंकि भूगोल में दिशाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य, जरा इसको देखिए ध्यान से। अब मैं मैप दे रहा हूं भारत का आपको, क्या दे रहा हूं? मैप। ये मैप है, इसको मिटा देता हूं। पहले मैं ये सीख लिया होगा, मैं आपको इसको मिटा देता हूं। क्या कर देता हूं? मिटा देता हूं। अरे वो तो मैप ही मिट गया, चलिए वो तो आ जाएगा अभी। पहले मैं इसको मिटा दूं, फिर मैप आ जाएगा। मेरे पास जादू है उस मैप को लाने का। चल भाई आ जा। अरे काम खराब हो गया भाई, ये क्या हुआ? ये तो सारा का सारा लौटने लगा। हाँ आ गया। चलिए, मेरे पास जादू है बेटा। देखिए मैं जादू से इसको इरेज कर रहा हूं। जादूगर हूं मैं, जादूगर। अब मैं देखिए, मैं आपको सिखाता हूं भारत के मैप में दिशाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है। भारत के मैप में दिशाओं का निर्धारण कैसे किया जाएगा, आइए सीखते हैं। अरे ये मिट क्यों नहीं रहा? चलिए सीखने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखना बेटा जरा गौर से। अब मैं यहां पर दिशा बनाने का प्रयास करूंगा। यहां पर मैं भारत की दिशाओं के बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए सर, साइंस की पढ़ाई कब होती है? रात 9 बजे चलती है सुशांत पांडे। देखिए अब मैं भारत की आपको स्थिति बताता हूं। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया है? थोड़ा टेढ़ा, ये वाली लकीर थोड़ी टेढ़ी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखिए। मैं अब भारत के बारे में बताना चाहता हूं कि भारत में दिशाएं किस तरीके से होती हैं। ये वाली कौन सी होगी? नॉर्थ। आप समझ रहे हैं? चलो कलर चेंज कर लेता हूं, ब्लैक कलर ले लेता हूं। ये वाली कौन सी होगी? नॉर्थ। ये वाली कौन सी होगी सर? ईस्ट। ये वाली कौन सी होगी? वेस्ट। ये वाली सर कौन सी होगी? साउथ। आइए देखते हैं भारत का कौन कौन सा राज्य कौन कौन सी दिशा में देखने को मिलेगा। हाँ बेटा, वैष्णवी 9, 10th, 11th, 12th, बीएससी, एमएससी सब लोगों के लिए दिशाओं का ज्ञान तो आम बात है, सभी को होना चाहिए। अब इसमें क्लास की क्या बात है। देखिए सबसे पहले देखिए, आप देखते हो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? यहां पर कौन सा है ये देखिए, कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? ये बताइए कौन सा दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर गुजरात। देखिए यहां पर सबसे पश्चिमी कौन सा हो गया? गुजरात। देख सकते हो ये पूरा का पूरा यहां पर गुजरात है। यहां पर क्या है? यहां पर अगर देखोगे आप सबसे पूर्वी, तो यहां, हालांकि यहां होना चाहिए, आप कहोगे सर यहां क्यों नहीं है, तो ये वाला है। इस पर जरा ऐसे कर लीजिए, तो सबसे पूर्वी कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो गया कि नहीं? ऐसे करके देख लीजिए। सबसे पूर्वी, पूर्वी का मतलब है सबसे लास्ट में, पूर्व में, सबसे पूर्व में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद सबसे उत्तर में देखिए, यहां नॉर्थ लिखा है, ये कौन सा है? अब इसको बोलते हैं बेटा हम लद्दाख। पहले ये जम्मू कश्मीर था, अब क्या है? ये लद्दाख बन गया। यानी कि सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? ये आपके लद्दाख। सबसे नीचे आओगे तो ये क्या है? यहां पर तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो जैसे आपसे कहा जाता है बेटा, जैसे आपसे कहा जाता है कि भारत के दक्षिणी भाग को, भारत के दक्षिणी भाग की नदियां, तो देखिए दक्षिणी भाग क्या हो गया? ये बिल्कुल बीचा बीच से लकीर होके जा रही है। इसका मतलब यहां पर ये क्या है? मध्य प्रदेश होगा। इसका नाम मध्य प्रदेश क्यों है? क्योंकि ये भारत के बीचा बीच का प्रदेश है, मध्य प्रदेश बोलते हैं इसको, मध्य प्रदेश, ध्यान रखना। अब इसके जो नीचे का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा कौन सा? ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम साउथ। कौन सा बोलेंगे? साउथ। क्या बोलेंगे? दक्षिण। और जो श्रीलंका पड़ता है, यहां पर नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका भारत के दक्षिण साइड में पड़ता है। कहां पर? दक्षिण साइड में। अब यदि हम पाकिस्तान की लोकेशन देखें, पाकिस्तान पड़ता है बेटा यहां पर। तो आपसे कोई पूछे
कि भारत के किस दिशा में पाकिस्तान है? कोई बता सकता है मेरे लाल या लाली कि भारत के किस दिशा में पाकिस्तान या अफगानिस्तान देश देखने को हमें मिलेंगे? यहां पर पड़ता है आपका अफगानिस्तान, यहां अफगानिस्तान पड़ता है थोड़ा हटके। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, भारत के किस दिशा में है ये दोनों देश? जरा बताइएगा आप लोग, बताइए बेटा, भारत के किस दिशा में है? मैंने आपसे पूछा है पाकिस्तान के बारे में और अफगानिस्तान के बारे में, और ध्यान रखिएगा ये बीचा बीच से होकर रेखा जाती है, ध्यान रखिएगा। अब आप दिशा का निर्धारण खुद करिएगा कि ये देश हैं, इस वाली दिशा को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाली दिशा को हम लोग क्या बोलेंगे, आप खुद बता लीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही समझाया है। क्या समझाया है? देखिए, अभी समझाया है ये वाली दिशा क्या होगी, ये वाली दिशा क्या होगी, क्योंकि पाकिस्तान कहां पर है? यहां पर। देखिए देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि दिशाओं का ज्ञान कैसे होता है। हाँ बिल्कुल, उत्तर पश्चिम में, ये पश्चिम है ये उत्तर है, उत्तर पश्चिम यानी उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम, यानी कि NW, नॉर्थ वेस्ट। कहां पढ़ेंगे? नॉर्थ वेस्ट। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही हम दिशाओं का निर्धारण करते हैं। हाँ, उत्तर पश्चिम। तो ऐसे सीखने की प्रयास कीजिएगा आप लोग सारी चीजों को। देखिए, अब आप लोग सुनते हो कि सर हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो प्रदेश हैं, कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट वाले प्रदेश हैं, जिसको सेवन सिस्टर के नाम से आप लोग जानते हो। सेवन सिस्टर सुना होगा, भारत के इधर नॉर्थ ईस्ट वाले। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है? उत्तर पूर्वी राज्य। तो देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, यहां पर आपको सेवन सिस्टर देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये वाली दिशा कौन सी हो गई? नॉर्थ और ईस्ट के बीच की। क्योंकि ये वाली दिशा कौन सी हो गई? नॉर्थ और ईस्ट की। नॉर्थ यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या होगी? उत्तर पूर्वी। इसलिए आप इन राज्यों को क्या बोलते हो? उत्तर पूर्वी राज्य के नाम से, नॉर्थ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर वगैरह, इनको क्या कहते हो? ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, भारत का नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है। कहते हो कि नहीं? इंडिया का, सर इंडिया का चौहाड़ी बताइए प्लीज। ये चौहाड़ी क्या होता है बेटा? ये शब्द जरा मैं समझ नहीं पाया, इसको साधारण भाषा में पूछने का प्रयास कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आप दिशाओं का ज्ञान काफी अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। ठीक, बताइए आपको कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि सर हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूं। बहुत आसान होता है बेटा, मैप के जरिए से आप चीजों को पढ़ोगे तो बहुत आसान होगा, और रटने का प्रयास करोगे तो बहुत कठिन होगा। ये है अनुभव सभी लोगों का, हमारा और शिक्षकगण का, या जितने भी बड़े लोग हैं, महान लोग, वो यही कहते हैं कि रटने से अच्छा है चीजों को समझ समझ के मानचित्र के जरिए से पढ़ा जाए, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत दोबारा से ना हो। अब देखिए, जैसे कभी कभार हम लोग पढ़ते हैं नदियों के बारे में, क्या करते हैं? रुपए को डिजाइन किसने किया था? अंशिका शुक्ला। बेटा अर्थशास्त्र में आप घुस गई। चलिए ये भी बता देते हैं। एक व्यक्ति हैं उदय कुमार करके हैं, उदय कुमार। उदय कुमार जी ने जो नया रुपया है ना, अपना नया रुपया, उसको डिजाइन किया था इन्होंने। हाँ, तो हम क्या बताने वाले थे? चौड़ाई पूछ रहे हैं शायद। अच्छा, चलिए, हाँ, लंबाई चौड़ाई। चलिए, ये उत्तर से दक्षिण और ये पश्चिम से पूर्व, शायद आप इसकी बात कर रहे हो सकता है, मैंने अंदाजा लगाया है। चलो इसके बारे में बता दें। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? ये है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूरब तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। शायद अगर आपने इस प्रश्न को पूछने का प्रयास किया होगा तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। चौड़ाई के साथ साथ हमने आपको लंबाई भी बता दी, आप ध्यान रख लीजिए। तो अंशिका शुक्ला, आपको
आपका जवाब मिल गया होगा। नीतीश राज, हेलो सर, हेलो बेटा, बिल्कुल हेलो। देखिए, अब जब हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो दो शब्द हम बार बार यूज करते हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दो शब्द हम बार बार यूज करते हैं क्योंकि नदियां कहीं ना कहीं या तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगी या फिर अरब सागर में जाके गिरेगी। तो अब हम लोकेशन में देखेंगे, मैप में देखेंगे कि ये क्या है। देखिए, यहां पर मैं खड़ा हूं ऐसे, कैसे खड़ा हूं, ऐसे उत्तर की तरफ मुंह करके, तो मेरे सीधे हाथ की तरफ देखिएगा, यहां पड़ेगी आपको बंगाल की खाड़ी। कहां? बंगाल की खाड़ी। हमेशा मैप को आप ऐसे ही देखिएगा, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ जाता है मैप पर। कहीं भी मैप रख लीजिएगा आप, ऐसे खड़े हो जाएगा, ये लोकेशन बना लीजिएगा। जैसे मैंने लोकेशन बनाई है, बिल्कुल आप ऐसे लोकेशन बना के आप सारी चीजें याद रख सकते हो। आपके मुंह की तरफ दिशा कौन सी हो गई? यहां पर बात कर रहा हूं, वैसे तो यहां हो जाएगा, ये हो गई आपकी उत्तर। आप कभी भी मैप में दिक्कत करने की कोशिश आपको हो तो आप मैप को अपने सामने ऐसे रख लीजिए, ये वाली जो मुंह की तरफ दिशा हो गई इसको उत्तर बोलोगे, और ये बाएं हाथ की दिशा हो गई इसको पश्चिम बोलोगे, और दाएं हाथ की दिशा हो गई इसको बोलोगे पूर्व। ये ध्यान रखना, ये कब के लिए है? जब मैप ऐसे आपके सामने हो और उसके सामने आप ऐसे खड़े हो, वरना गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, वरना गलत हो जाएगा। सर, भारत का दक्षिणतम सुदूर बिंदु क्या है? हाँ बेटा, इंदिरा पॉइंट यहां पड़ता है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणतम सुदूर बिंदु। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है? हमारी बंगाल की खाड़ी, और यहां पड़ता है अरब सागर। यहां पड़ता है अरब सागर। तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको तो मैंने कई बार बच्चों के सामने शेयर किया है, बहुत सारी चीजें पढ़ाई है। सर, इंडिया का चौड़ाई बताइए, गलत लिखा गया था। सुसात पांडे, गलत गलत नहीं है बेटा, हमने बता तो दिया। उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से लेके पूर्व तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। अब यहाँ गलत क्या है? मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है, क्योंकि मास्टर 12 साल से इन्हीं सभी चीजों को पढ़ाने का काम करता है। एक दिन में कम से कम 10 से 12 बार ये चीज मास्टर के नीचे से निकलती है, तो शायद सपने में भी मास्टर गलत नहीं बता सकता। हाँ, 29-33 किलोमीटर इंडिया की चौड़ाई है। हाँ, ये चौड़ाई हो गई इसकी, ये लंबाई हो गई। क्लास 10th नहीं चलेगा? हरिओम यादव जी, चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल 9 10 सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं करनी है आप लोगों को। तो क्या बोलते हैं सुशांत पांडे जी, आप अपने जो आंसर आपने जो दिया है उसको सही कर लीजिए, यही चौड़ाई है, यही लंबाई है। मास्टर के बाल सफेद हो गए बेटा, ये चौड़ाई लंबाई पढ़ा पढ़ा के बुढ़ापा आ गया है मास्टर के ऊपर। कैसे गलत हो सकता है? कभी गलत नहीं हो सकता बेटा। हाँ, कभी गलती से लिख जाता है, मैं बोलता कुछ और हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होता, अमूमन नहीं होता। गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं बताई जाती बेटा। एक एक पॉइंट को चेक किया जाता है जब आपको यहाँ बताया जाता है, बिल्कुल डाटा गूगल का, बिल्कुल बढ़िया। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप चीजें सीख रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सरस्वती माँ है बेटा, जो आपको, हमको, सभी लोगों को विद्या देने का काम करती हैं, बुद्धि तेज करने का काम करती हैं। इनको प्रणाम कीजिए, मैं भी प्रणाम करता हूँ। हे सरस्वती माँ, मुझको सद्बुद्धि दें ताकि मैं इस सद्बुद्धि का उपयोग जनता के कल्याण के लिए कर सकूं, लोगों के अच्छे कार्य के लिए कर सकूं, मुझसे कोई कभी गलत काम ना हो। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं सरस्वती माँ से। आप भी इनके हाथ जोड़िएगा, 2 मिनट इनको जोड़ा याद कीजिएगा रोज डेली, ताकि ये भी आपकी बुद्धि को सही तरीके से सुचारू रूप से चालू कर पाए और आप उस बुद्धि का सदुपयोग कर पाए। अच्छा, हम भूल गए हैं, कोई बात नहीं सुशांत जी। काजल कुमारी, नमस्ते अवधेश कुमार, नमस्ते। हाँ, ये सरस्वती माँ है, इनकी फोटो लगा लीजिए आप एक कमरे में। आप कहोगे मास्टर कैसी कैसी बातें करता है।
सही बातें कर रहा हूँ। मैं पढ़ता था तब सरस्वती माँ की मेरे सामने तस्वीर रहती थी और काफ़ी कृपा रही है सरस्वती माँ की मेरे ऊपर, आप यकीन मानिए। मैं रोज़ इनकी जो है तस्वीर देख के पढ़ाई करता था, स्कूल भी जाता था, तब भी वहाँ प्रार्थना होती थी तो काफ़ी ध्यान लगा के प्रार्थना करता था, सरस्वती माँ का नाम लेता था मैं। आप सभी कर लीजिए। अंशिका शुक्ला, भारत का सबसे बड़ा बाँध कौन-सा है? सबसे लंबा पूछ रहे हो या सबसे ऊँचा? 2 प्रश्न हैं। सबसे लंबा या सबसे ऊँचा? अंशिका शुक्ला बताइए। काजल कुमारी, सर आपने मुझे इग्नोर कर दिया। नहीं बेटा, इग्नोर नहीं किया। हम आपको जब हमने महासागर वाली क्लास पढ़ाई है तो बताया होगा वहाँ पर। शायद हम इग्नोर करना जानते तो पता नहीं आज कहाँ होते हम। चलिए, नहीं काजल जी, नहीं, हमने आपको इग्नोर नहीं किया, आप टेंशन ना लें। हाँ, क्या पूछा किसी बच्चे ने कि सर सबसे लंबा बाँध कौन-सा है? एक तो है बेटा, 2 प्रश्न होते हैं यहाँ से। एक होता है सबसे लंबा, सबसे लंबा, और एक होता है सबसे ऊँचा। 2 प्रश्न अलग-अलग हैं, ज़रा कन्फ्यूजन होती है सब लोगों को, सबसे लंबा और सबसे ऊँचा। चलिए, तो देखिए सबसे ऊँचा जो बाँध है वो है टिहरी बाँध। टिहरी बाँध ये किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, ये आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा या सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है बेटा हीराकुंड। हीराकुंड, हीराकुंड बांध जो पड़ता है आपका महानदी पर, और महानदी ये कहां है, कहां पड़ता है ये बांध? उड़ीसा में। तो दोनों प्रश्नों का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर सबसे लंबा पूछे तो आप बता दीजिएगा हीराकुंड। हाँ, कल 12 बजे क्लास है। नहीं, कल क्लास नहीं होगी, कल हम और सारे बच्चों को पढ़ाएंगे। शनिवार और रविवार को होगी वापस क्लास। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात, हाँ, काजल कुमारी सर प्लीज, हाँ बेटा पूछिए, क्या पूछना चाहते हो आप? बताएंगे बेटा, आपको हमारी महासागर वाली कक्षा है उसमें देख लीजिएगा, बड़े डिटेल से पढ़ाया है हमने। ठीक, तो मेरे ख्याल से, हाँ वैष्णवी बिल्कुल, टिहरी बांध, ऊंचा बांध और लंबा हीराकुंड। हाँ हाँ, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती बेटा। ठीक बच्चों, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत सारी जानकारी आज हमने देने का प्रयास किया, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही डेली हमारी जो जानकारी वाली श्रृंखला है उसे हम जारी रखेंगे। आप सभी लोग आएंगे उसमें और अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है बेटा, हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।